नमस्ते मित्रों, आज सुनिए सुजाता की लिखी हुई कहानी सबसे बड़ा रुपया। सुजाता चौधरी वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार, संपादक तथा लोकोपकारक हैं। इनका लेखन नाम सुजाता है। इनके द्वारा अधिकांश पुस्तकें महात्मा गांधी के विचारों तथा कार्यों पर लिखी गई हैं। प्रस्तुत है कहानी सबसे बड़ा रुपया, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। सूरज निकलने में अभी देर थी, पर हल्की लालिमा फैल रही थी। सिंदूरी रंग पूरब दिशा को अपने रंग में रंग कर सुहागन बनाने के प्रयास में रत था। गायों के गले की घंटियों से टुनटुन की मधुर ध्वनि वातावरण में गुंजार कर रही थी। बैलों को भी सानी पानी करना था। सवेरे खेत भी जोतना था। रात में खल्ली फूलने के लिए रख दी गई थी। मैंने नमक की बोरी से नमक निकाल कर भूसे में मिलाया और पानी लेने के लिए कुएं में बाल्टी डाली कि तभी छपाक की आवाज़ हुई। हाथ से रस्सी छूटी और बाल्टी के साथ रस्सी भी कुएं में जा गिरी। झंझर लेने शालिग्राम काका के घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर न झंझर लेने की याद रही, न बैलों को सानी पानी देने की सुध। बात ही कुछ ऐसी थी। सावित्री बुआ जोर जोर से रो रही थीं, बुक्का फाड़ कर। उन्हें पहले कभी इस तरह रोते नहीं देखा था, ना ही उनकी आवाज़ कभी इस कदर सुनी थी। सावित्री बुआ मेरी चचेरी बुआ थीं, मेरी अपनी सगी बुआ थी नहीं। इसलिए जो थी यही इकलौती बुआ थी। बचपन में अपनी और चचेरी का भेद भी कहाँ पता होता है। जब बड़ा हुआ और स्कूल गया तब कज़न का मतलब सीखा और तब जाना कि सावित्री बुआ कज़न बुआ हैं। कभी कभी लगता है शिक्षा रिश्तों में दूरी बढ़ा देती है शायद। बुआ इतनी सुंदर थीं कि छू लो तो गंदी हो जाएं, बिल्कुल सफ़ेद मैदे सी। सुंदर तो अब भी हैं, पर अब छूने से मैली नहीं होंगी। बुआ रो रही थीं। रोते रोते आवाज़ इतनी तेज हो गई कि हवा को चीरती हुई पूरे गांव को सुनाई पड़ गई। चाची, काकी, भाभी और दीदी ही नहीं, चाचा, ताऊ और भैया भी हड़बड़ाते हुए आकर बुआ के इर्द गिर्द खड़े हो गए। बूढ़ी दादी ने बुआ को कसकर पकड़कर अपने अंक में समेट लिया। फिर उनके गले से लगकर इतनी जोर से चीखीं कि बुआ की आवाज़ मध्यम पड़ गई। बूढ़ी दादी रो भी रही थीं और बीच बीच में चीख चीख कर राग भी अलाप रही थीं। सिंदूर तो लगाती थी, सुहागन बनकर घूमती तो थी, शादी विवाह में आने जाने में रोक तो नहीं था। हे भगवान, विधाता को इतना भी सुख नहीं देखा गया। बूढ़ी दादी की आवाज़ थोड़ी मध्यम हुई नहीं कि चाची, भाभी और छोटी दादी का रोना शुरू हो गया। बच्चे कहाँ मानने वाले थे। अपनी अपनी माँ के सुर में सुर मिलाकर पूरा का पूरा पंचम राग छेड़ दिया। मेरे दादाजी के आते ही चाची और भाभी ने सिर का आंचल थोड़ा आगे की ओर खींचा और थोड़ी दूर अलग हटकर खड़ी हो गई। पर बुआ का सुबकना कम नहीं हुआ। आप लोग सब चुप हो जाइए, सावित्री को क्या ढांढस देंगी, उल्टे शुरू हो गई। आखिर इसमें इतने दुख की क्या बात है। जवाई बाबू को मुक्ति मिली और सावित्री को भी। 25 साल से इस बेचारी ने दुनिया के कौन से सुख भोगे हैं। एक एक पल कैसे काटे हैं इसने, यही जानती है। जमाई बाबू शोक मनाने के बिल्कुल योग्य नहीं थे। दादाजी ने अपना फैसला सुना दिया। शालिग्राम काका ने आगे बढ़कर बुआ को गले से लगा लिया। 4 भाइयों में इकलौती बहन है मेरे लिए आजीवन फूल जैसी हल्की बनकर रहेगी। सुबकते हुए काका ने कहा, सावित्री, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा भाई जीवित है तुम्हें रत्ती भर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी दादी चुप हो गई। उनके चुप होते ही सबकी आवाज़ कम हो गई। कम क्या हो गई, आवाज़ आनी ही बंद हो गई। बूढ़ी दादी शालिग्राम काका को सराहने वाली दृष्टि से कुछ देर घूरती रहने के बाद बोली, पति नहीं रहा तो क्या, भाई तो तैयार है ना। वैसे भी शालिग्राम गांव भर में सबसे होशियार है, ऐसे छोड़ ही नहीं सकता अपनी बहन को। शालिग्राम काका की छाती थोड़ी सी और चौड़ी दिखाई पड़ने लगी, पर सावित्री बुआ की आंखें सिकुड़ती जा रही थीं। उनकी आंखें बिल्कुल बुझी बुझी थीं। बुआ की आंखें हमेशा बुझी बुझी सी नहीं थीं। माँ कहती हैं बुआ की जैसी गहरी और सुंदर आंखें गांव भर में किसी की नहीं थीं। बिल्कुल झील सी आंखें थीं, पर जब उन आंखों में टीस उठनी प्रारंभ हो गई तो झील सी गहरी आंखें सूखे रेगिस्तान में बदल गईं। जब बुआ की शादी हुई थी, ढेर सारे गहनों में लदी वे बिल्कुल फिल्मों की हीरोइन नूतन जैसी दिखती थीं। उनकी शादी शहर में हुई थी, तभी तो जब पहली बार ससुराल से गांव आई थीं तब कितनी बदल गई थीं। वे और भी सुंदर हो गई थीं, कितनी स्मार्ट लग रही थीं। साड़ी के ऊपर कोट पहनकर एकदम मेम नज़र आ रही थीं।
मैं छोटा सा था, घर के किसी एक कोने में खड़ा होकर चुपचाप उन्हें देखा करता था। बुआ के एक फ़ोटो की याद है, मुझे आज भी है, अभी भी एल्बम में लगी हुई है। इस तस्वीर को बुआ ने ही माँ को दी थी। छोटे से झबरे कुत्ते को गोद में उठाई हुई बुआ। इतनी सुंदर तस्वीर आज तक मुझे कोई दूसरी लगी ही नहीं। पर बुआ का ये सुख, ये सौभाग्य और ये समृद्धि बस पल दो पल की बात थी, हवा के एक झोंके के समान। ठंडी बयार में कुछ पल ही तो गुजार पाई थीं कि एक तूफान ने आकर सब कुछ लूट लिया। कैसा तूफान था कि थमा ही नहीं। पागलपन का दौरा। फूफा जी को अपने दामन में समेटा तो कहाँ निकलने दिया। फूफा जी की नौकरी छूटी सो अलग। बुआ की गोद में छोटा सा मुकेश और टट्टी एवं पेशाब को अपने शरीर में मलते फूफा जी कभी हंसते, कभी खिलखिलाते तो कभी चिंघाड़ने लगते। मुकेश को गोद से उतार कर भागती हुई बुआ कभी फूफा जी की टट्टी साफ करती, कभी मुंह में ग्रास डालती दिखती। माँ बताती थी, शुरू में तो बुआ का बड़े जोर से जी मिचलाता, आंखों से पानी बरसता अलग, पर धीरे धीरे बुआ इन दुर्गंधों से इतनी सहज हो गई कि ना नाक को कपड़े से ढकती ना मुंह को। ऐसे लगता जैसे इन बातों से बुआ को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बुआ ने भले ही अपनी झील सी आंखों को रेगिस्तान में परिवर्तित कर दिया, पर फूफा जी को बिल्कुल सफ़ेद बगले की तरह झक झक सफ़ेद कपड़े पहना कर रखती। 1 साल 2 साल नहीं, 20 साल निकाल दिए बुआ ने ऐसे ही बिल्कुल शांत रहकर। आज पहली बार बुआ की चीख सुनाई पड़ी। पर वैसे फूफा जी के मरने पर बुआ का कौन सा सहारा छिन जाएगा जो शालिग्राम काका उन्हें सहारा देंगे। बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, पर शालिग्राम काका बुआ को सहारा देने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे थे। अचानक ये क्या। बुआ ने शालिग्राम काका के सहारे वाले हाथ को धीरे से हटाते हुए कहा, ये मरे नहीं हैं भैया। हे भगवान, तब क्यों सवेरे सवेरे इतना रोना धोना मचाई हुई हो। मेरा तो मन घबरा गया था, चूल्हे की आंच भी न सुलगा पाई। चलो शुक्र है भगवान का, माथे की बिंदिया और सिंदूर और हाथों की चूड़ियाँ तो सलामत हैं। बड़ी काकी ने लंबी सांस ली। सावित्री बुआ एकटक चुपचाप बड़ी काकी को निहार रही थी। मैं जानता हूँ बुआ जरूर यही सोच रही होगी कि काकी को इस कीमत पर सिंदूर और चूड़ी पहननी पड़ती तो कब का फोड़े रहती चूड़ी और कब का पोछे रहती सिंदूर। 10 दिन कभी काका बीमार पड़ते हैं तो आसमान सिर पर उठा लेती हैं काकी। पर बुआ को पतिव्रता नारी के आचरण की सीख सुनने की आदत पड़ गई है। शायद ही कोई प्राणी ऐसा बचा हो जिसने पातिव्रत्य धर्म के कर्तव्य पालन का बुआ को उपदेश न दिया हो। बुआ को आदत हो गई है उपदेश सुनने की, आज भी चुपचाप सुनती रहीं। तब क्यों रो रही हो, ससुराल में सब ठीक है ना। अखबार में आया था मेरा इकलौता भांजा पूरे विश्वविद्यालय में फर्स्ट आया है, शालिग्राम काका ने चहकते हुए कहा। इसी के लिए तो आई हूँ भैया। मुकेश पीसीएस की परीक्षा देना चाहता है। राम कोचिंग संस्थान से बात हुई है, पर उसकी फ़ीस ही बड़ी महंगी है। उतने पैसे नहीं हैं हमारे पास, गहने भी बेच दें। बुआ की बात पूरी नहीं होने दी शालिग्राम काका ने। देखो बहन, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। 4 भाइयों की इकलौती बहन हो तुम, पर मैं भी क्या करूं। इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई है। खाने को निकल जाए तो समझूंगा धरती मैया की बड़ी कृपा है। सावित्री बुआ ने पहली बार सिर उठाकर चारों ओर गर्दन घुमाई। सामने गेहूं और मक्के का अंबार लगा हुआ था। ये अलग बात थी कि गेहूं और मक्के के एक एक दाने पर भी उनका कोई हक नहीं था। उसे निहार कर ही भला उन्हें क्या मिलना था। बुआ ने अपनी नज़रें नीची कर लीं। बुआ की नज़रें शालिग्राम काका से मिलीं तो उनकी भी नज़रें झुक गईं। झूठ बोलने की हड़बड़ी में सामने पड़े अन्न के भंडार का ध्यान ही नहीं रहा। सावित्री बुआ ने अपनी पोटली खोलकर सामने रख दी। मेरी आंखें चौंधिया गईं। 1 किलो सोना से कम नहीं होगा। कौन सा आभूषण था जो उस पोटली में नहीं था। गले का सीताहार इतना भारी और लंबा कि दुबली पतली बुआ पहने तो गले में मोच पड़ जाए। हाथों की हथसकरी क्या कम भारी थी, और कमर की करधनी बुआ ने कहाँ पहनी होगी, बिल्कुल नई ही थी। हाथों के कंगन और बाजूबंद भी कम भारी नहीं थे। हाँ, रंग जरूर थोड़े फीके पड़ गए थे। रखे रखे जेवर की चमक फीकी पड़ जाती है। कहते वक्त रामदीन काका के मुंह से लार टपक पड़ी और उनकी आंखें उफ गहनों पर ऐसे टिकी थीं जैसे गिद्ध की नज़र मांस के टुकड़े पर। रामदीन काका बुआ के दुख से विवल हो गए, नहीं रोक पाए अपने आप को।
सावित्री, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, पर इतना भी नहीं कि सठिया गया हूँ कि गांव की बेटी की इज्जत नहीं समझूं। आखिर इतने दिनों के संस्कार और परंपरा क्या सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं? तुम्हें जितने रुपए चाहिए निसंकोच ले जा। तू सिर्फ शालिग्राम की ही बहन नहीं है, मेरी भी है। कहते वक्त रामधनी काका की आंखें छलछला गईं। सावित्री बुआ की रेगिस्तान सी आंखें झील सी गहरी तो नहीं हुई, किंतु पनीली जरूर हो गईं। झुके कंधे सीधे हो गए। एक नज़र शालिग्राम काका पर डाली, उनकी नज़रें झुकी हुई थीं। बूढ़ी काकी बुदबुदाई, रामधनी गिद्ध है गिद्ध। सावित्री के गहने एक बार उसके पास गए तो वापस आने से रहे। सावित्री बुआ ने कुछ नहीं सुना। वो तो रामधनी काका के एहसान तले दबी जा रही थी। आप भी मेरे बड़े भाई के समान हैं, आपका एहसान आजीवन याद रखूंगी। परीक्षा में मुकेश के पास होते ही सूद सहित पैसे वापस करूंगी। सगे भाई से बढ़कर किया है आपने। यदि ये गहने नकली नहीं निकलते तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ती हाथ पसारने की? गहने रखकर क्या करती? कौन बैठा है मेरी सूरत निहारने? सावित्री बुआ ने शालिग्राम काका की ओर देखते हुए कहा। अचानक रामधनी काका को बड़े जोरों से शौच लग गई और खांसी भी उखड़ गई। 1 मिनट भी नहीं रुक सकते थे। उन्हें सांस लेने में घुटन होने लगी। धोती का ढेका भी खुल गया। धोती को समेटते समेटते जल्दी से निकल गए। शालिग्राम काका ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, बेचारी के साथ इतना बड़ा धोखा। गहना तो स्त्री धन होता है। जमींदार की बेटी थी, इतने गहने तो उसे मिलने ही चाहिए थे। भला नहीं होगा शालिग्राम का। उसी के ऊपर जिम्मेवारी थी गहने की। बूढ़ी काकी अपने को नहीं रोक पाई शालिग्राम काका को सुनाने से। सावित्री पागल हो गई है काकी। दिन रात पागल के संग रहने से ऐसा ही होना स्वाभाविक है। किसी ने कुछ बोल दिया और मान ली। कर बैठी अपने भाई पर अविश्वास। शालिग्राम काका ने मुंह बिचकाते हुए कहा। हम किसी पर अविश्वास नहीं कर रहे। हमें तो यह भी पता नहीं कि ये गहने किसने बनवाए हैं। शायद जिंदगी भर जान ही नहीं पाती यदि मुकेश को पढ़ाने के लिए गहने बेचने सुनार के पास नहीं जाती। बुआ के स्वर में क्षोभ था। औरत जात देखकर सुनार के मन में आ गया होगा लोभ। अभी जाता हूँ और गिरवी रख कर लाता हूँ रुपए, कहकर शालिग्राम काका पोटली लेकर बाहर जाने के बजाय अंदर चले गए। औरत जात देख कर ही तो भाई भी ठगता है। बहन को प्यार और सम्मान की झूठी चाशनी में लपेट लेता है, गड़प कर जाता है बहन का पूरा हिस्सा। बुआ बुदबुदाई। सावित्री बुआ चली गई। माँ ने रोकने की भी कोशिश की, पर बुआ ने कहा, रुक कर ही क्या करूँगी भाभी। रिश्ता तो तोड़ नहीं सकती आप लोगों से। खून का रिश्ता है, तोड़ कर कहाँ जाऊँगी। अभाव है, परेशानी है। दिन रात टट्टी पेशाब की सफाई करते करते दुर्गंध की आदत सी हो गई है। भाभी, इस नकली गहने ने सच में मुझे विक्षिप्त बना दिया है। इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा। किसने? मेरे अपने ने। और किससे? अपनी ही दुखियारी बहन से। श्राप देकर भी मन को शांत नहीं कर सकती। अपने साथ हुए इस हादसे की चर्चा किसी से कहकर मन शांत भी तो नहीं कर सकती। सावित्री बुआ अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए चली गईं। ये कहकर, जाती हूँ भाभी। इतनी ही देर में वो टट्टी और पेशाब में सन गए होंगे। मेरा मन भी उदास हो गया। उदास तो सब लोग थे, दादाजी, बूढ़ी काकी, काका और सबसे अधिक तो शालिग्राम काका। पूरे दिन भोजन नहीं किया, सिर पर हाथ रखकर बैठे रहे। काकी ने लाख मनाया, 2-4 ग्रास ही सही, निवाला तो ले लीजिए। पर काका ने जिद नहीं छोड़ी। बहुत कहने सुनने के बाद किसी तरह 2 गिलास दूध लिया, पर ना स्नान किया न पूजा। सामने गहने की पोटली खुली पड़ी थी और शालिग्राम काका एक एक गहने को उठाते और फिर रख देते। इतना छोटा जी मत कीजिए, हो सकता है सुनार ने गड़बड़ किया हो। फिर खरीदने वाले की भी नीयत डोल सकती है। शादी विवाह में एक काम में 10 हाथ भी तो लगते हैं। काकी ने काका को सांत्वना देते हुए कहा। तुम भी नहीं समझ रही हो। जानती हो सुनार कौन है? संपा साव। 3 पुश्तों से उसके साथ हमारे संबंध हैं। वो ऐसा करेगा? और 10 हाथ नहीं पड़े थे सोने के गहने में। बाबूजी ने मुझे दिया था ये काम, बहुत जिम्मेवारी का काम था। शालिग्राम काका ने कहा। फिर चिंता किस बात की है? जब आपने ही सब कुछ किया है तो उठाइए गहने और गिरवी रखाइए संपा सुनार के पास। पैसे लाकर दे दीजिए सावित्री दीदी को। मुकेश को नौकरी मिल जाएगी तो गहने खुद छुड़ा लेगा। काकी के नाव को किनारा मिल गया। चेहरे का तनाव समाप्त हो गया।
संपा सुनार तो गया इस दुनिया से और उसके बेटे ने पुरानी गद्दी हटाकर बैठने के लिए गद्दीदार स्प्रिंगों वाली कुर्सियां लगा ली हैं। बड़ी बड़ी कांच से सजी दुकान ऐसे चमचमा रही हैं कि पहचान ही नहीं सकोगी। और दरवाजे पर बंदूक थामे 24 घंटे गार्ड की ड्यूटी लगा दी है। गहने गिरवी रखने का काम कब का छोड़ चुका है। शालिग्राम काका की बातों से काकी की नाव फिर समुद्र में हिचकोले खाने लगी। तब क्या होगा? शालिग्राम काका से ज़्यादा चिंतित काकी हो गई। कैसे भी हो, सावित्री को मदद पहुंचनी ही चाहिए। बेचारी कैसे दिन काटे हैं उसने। उसकी जगह पर कोई और होता तो पागल हो जाता। शालिग्राम, उसकी बातों का बुरा मत मानो। बूढ़ी काकी ने शालिग्राम के दुख को कम करने की कोशिश की। नहीं नहीं काकी, सवाल ही नहीं उठता। दुख में आदमी बावला हो ही जाता है। मेरी बहन भी बावली हो गई है। शालिग्राम काका के ऐसा कहते ही बूढ़ी काकी ने उठकर उनके सिर पर हाथ रखा और बाहर निकल गई। अब दुख मनाने के लिए बच गए काकी और शालिग्राम काका। दोनों सबसे अधिक दुखी थे। काका को अपने ऊपर लगा इतना बड़ा तोहमत पच नहीं पा रहा था और काकी तो काका से भी ज़्यादा दुखी थी। काका उनके देवता थे, अपने देवता पर इतना बड़ा आरोप। देवता सहन कर भी ले पर भक्त कैसे सहन करे? कोई तो उपाय होगा। सिर पकड़कर बैठने से समस्या का समाधान तो होने से रहा। धैर्य के साथ निदान खोजिए, भगवान कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगा। अपने दोनों हाथ जोड़कर काकी ने भगवान से गुहार लगाई। भगवान ने भी गुहार सुनने में विलंब नहीं किया। घंटों से सिर पकड़े हुए शालिग्राम काका के हाथ सिर पर से हट गए। आंखों में एक नई चमक आ गई, जैसे बिजली कौंधी हो। जमीन से उठकर काकी के पास पलंग पर बैठ गए। तू चाहे तो समस्या का समाधान मिनटों में हो सकता है, काका ने मनुहार करते हुए कहा। भला मेरे चाहने से क्या होगा, और हम क्यों नहीं चाहेंगे, पर बात तो समझूं। पहेलियां बूझनी नहीं आती हमें। चाची भी असमंजस में आ गईं। इस गहने की तो इस इलाके में अब तक बदनामी फैल गई होगी। कोई इसे लेकर पैसे देने को तैयार होगा नहीं। शालिग्राम काका की बात पूरी होने से पहले ही काकी ने टोक दिया। बदनामी से क्या होता है? सुनार गहने की जांच करेगा शुद्ध है या अशुद्ध। फर्क पड़ता है बदनामी से। तुम नहीं जानती हो इन सुनारों को। खाँटी सोने से एक गहने का निर्माण नहीं होता। कुछ ना कुछ मिलावट तो करनी ही पड़ती है। बस साले उसी बात को पकड़ कर सोने को साबित कर देंगे नकली। तब क्या उपाय है? काकी का कलेजा डूबने लगा। तुम अपने पिताजी के पास इन गहनों को लेकर चली जाओ। 7 गांवों में उनकी तूती बोलती है। सच्चाई की मूरत हैं वे। गांधी बाबा के नाम से मशहूर तुम्हारे पिताजी। चाहें तो सोने को गिरवी रखकर पैसे ला सकते हैं। शालिग्राम काका ने काकी को तरकीब बताई। पर बाबूजी इस तरह के काम नहीं करते। काकी अपने पिताजी को इन झमेलों में नहीं डालना चाह रही थी। एक दुखियारी की मदद हो जाएगी। फिर तुम्हारे पिताजी कितना प्यार करते हैं सावित्री से, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। बस एक बात का ख्याल रखना कि सावित्री के नकली गहनों की बेवकूफ़ी वाली चर्चा पिताजी से मत करना, तुम्हें हमारी कसम। शालिग्राम काका ने आखिर काकी को राजी कर ही लिया। काकी मायके से पैसे लेकर आ गईं। शालिग्राम काका का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। दुनिया में विश्वास हमेशा फलता है। काका का अपने ससुर पर विश्वास भला कैसे नहीं फलता। काकी ने बताया। सावित्री दीदी के बारे में सुनकर बाबूजी विवल हो गए। एक प्रश्न भी नहीं किया, तुरंत गहने लिए और बंधक रखने चले गए। बाबूजी ने कहा भी, गहने तो जांच लो, पर साहूकार ने हाथ जोड़ लिया। जिस दिन आप गलत हो जाएंगे दुनिया अंधकारमय हो जाएगी। काकी के चेहरे पर अपने पिता के नैतिक मूल्यों का दर्प स्पष्ट झलक रहा था। काका के हाथों में पैसे देते हुए काकी ने कहा, जाकर सावित्री दी को पैसे दे आओ। उनके ही कारण पिताजी ने इस काम में हाथ डाला है। हाँ हाँ हुआ, अब बंद करो बाबूजी का गुणगान। रिश्तेदारी में तो इतना चलता ही है। समय आने पर मैं भी उनकी मदद कर उतार दूंगा ये ऋण। कहते हुए शालिग्राम काका ने पैसे की पोटली काकी के हाथ से ली और चलते बने। शालिग्राम काका के अचानक बदले रुख देखकर काकी ही नहीं, मैं भी सकते में आ गया। अचानक काका को क्या हो गया? पर तसल्ली भी हुई कि सावित्री बुआ की रेगिस्तानी आंखों में मृग मरीचिका की जगह अब चंद ठंडी फुहारें भी होंगी। शालिग्राम काका को घर लौटते लौटते अंधेरा हो गया। बिजली रहती कहाँ है? कभी कभी आती है सांझ बत्ती देने, आज उतनी भी नहीं आई। गोबर गैस भी काम नहीं कर रहा था। काकी लालटेन की मध्यम पड़ती रोशनी को तेज कर रही थीं। तभी लड़खड़ाते पैरों से काका बरामदे में आते दिखे। उनकी पीने की आदत तो नहीं थी, पर कभी कभार पी लेते थे, जब बात बहुत खुशी की हो या गम की। पर आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
शालिग्राम काका के हाथों की रसगुल्ले की हांडी लड़खड़ाई। काकी ने काका को संभाला। ये क्या रूप बनाया है, दीदी को पैसे दे आए? काकी के स्वर में तलखी थी। बड़ा भाग्यवान है मुकेश, इकलौता भांजा है मेरा, दोनों कुल का नाम रोशन करेगा। पैसों की ज़रूरत ही नहीं रही, स्कॉलरशिप मिल गया, सारी फीस माफ़, रहने में भी एक पैसा खर्च नहीं, अपनी बुआ के घर रह जाएगा। शालिग्राम काका ने झूमते हुए कहा। तो कहाँ हैं पैसे? पैसे भेजकर गहने मंगवा लीजिए, जिसके गहने वो जाने, पैसे देकर बाबूजी भी मुक्त हो जाएंगे। काकी का जी हल्का हो गया। शालिग्राम काका ने हाथ नचाते हुए कहा, कहाँ है पैसे? यहाँ मेरे पॉकेट में, पागल औरत। सावित्री को पैसे की ज़रूरत नहीं रही तो क्या मैं उसे पॉकेट में लेकर घूमूंगा? वर्षों से साध थी अपने बगल वाला खेत खरीदने की, पर न राधा को 9 मन तेल हुआ, न राधा नाची। आज जाकर हुआ तो राधा नाची, और बगल का खेत पूरे 5 एकड़ रजिस्ट्री करवा कर आ रहा हूँ। लो रसगुल्ले खाओ। शालिग्राम काका चौकी पर लुढ़क गए। पर बाबूजी को पैसे कहाँ से देंगे? सावित्री दीदी के गहने कैसे छूटेंगे? काकी ने सिर पीट लिया। बाबूजी एक तुम्हारे ही बाबूजी हैं, मुफ्त में पैसे नहीं दिए हैं। हमारी बहन के गहने हैं साहूकार के पास, पैसे नहीं दूंगा तो गहने रहेंगे साहूकार के पास। वैसे भी सावित्री के लिए तो गहने नकली ही हैं ना। अपने को संभालते हुए काका ने कहा। काकी ने घबरा कर काका के हाथ को पकड़कर अपने सिर पर रख लिया। मेरी कसम खाकर कहिए, गहने नकली नहीं है ना? उनकी दोनों आंखों की पुतलियां तेजी से नाच रही थीं। शालिग्राम काका ने जोर से ठहाका लगाया। नकली है या असली तुझे क्या, निश्चिंत रहो, तुम्हारे बाबूजी के जीवित रहने तक गहने लेने नहीं जाऊंगा। उनके मरने के बाद कसम से कहता हूँ, नकली के बदले असली जेवर उस साहूकार से नहीं लिया तो शालिग्राम मेरा नाम नहीं। अपनी छाती को ठोकते हुए काका ने कहा। सावित्री बुआ की चीख से भी तेज, हाड़ कपा देने वाली आवाज़ में काकी चीखी, साला भड़ुआ, न बहन का हुआ, न बीबी का, और न जिसने जन्माया था उसका ही हुआ। दलाल ले जाएगा मरने के बाद कलेजे पर रखकर। घनघोर अंधेरी रात थी, आसमान में काले काले बादल थे, एक तारा भी टिमटिमा नहीं रहा था। मेरा मन भी इस घोर अंधकार में डूबता जा रहा था। अब बुआ की आंखों का रेगिस्तान क्या कभी समाप्त हो पाएगा? क्या उनकी आंखें कभी झील सी हो पाएंगी? अभी आप सुन रहे थे झूठ, बेईमानी, लालच और धोखे से भरी रिश्तों की कहानी, सबसे बड़ा रुपया। लिखा था वरिष्ठ कहानीकार सुजाता जी ने। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।